एससीबी का क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। यहां पे एक ब्लॉक देखे, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में रफनेस है μ2, और यहां पे एक छोटा ब्लॉक है, वो इसे टच है, यहां पे इसे टच किया हुआ है, और यहां पे सिर्फ टच है, और एक स्ट्रिंग के थ्रू ये इस तरीके से ऐसे बंधी हुई है स्ट्रिंग, ठीक है, और यहां पे एक वॉल है। अब हो क्या रहा है इसमें, और एक और बात, ब्लॉक और यहां पे इन दोनों के बीच में रफनेस है μ1। इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास है कैपिटल एम। स्मॉल एम कैपिटल एम में फर्क रखना, कहीं के ये कैलकुलेशन करते करते हैं कहीं छोटे एम का बड़ा एम बन गया, बड़े एम का छोटा एम बन गया ना, तो गए काम से। ठीक है ना, तो इसके अंदर इस बात का बड़ा ध्यान रखने वाली बात है ये वाली। ठीक है, स्मॉल एम है और ये वाला कैपिटल एम है, राइट। इसके अंदर ये बताना है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा कैपिटल एम का। ठीक है ना, इसके अंदर मतलब एक्सेलरेट तो हो रहा है, पहली बात तो ये एक्सेलरेट तो हो रहा है, तो ये जरूर ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। ये जरूर ये छोटा सा लग रहा है, बट ये बहुत हैवी होगा, जिस हैवीनेस की वजह से ये नीचे जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा होगा। और तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कोई मतलब ही नहीं बनता फिर, या तो ये पूरा सिस्टम स्टैटिक रहेगा, चलेगा ही नहीं, और अगर होगा तो फिर दोनों में ही एक्सेलरेशन होगा, इसमें नीचे। अब ये देखो आप, ये इधर तो जा नहीं सकता, सोचने वाली बात है, ये इधर क्यों जाएगा, कौन सा फोर्स ऐसा लग रहा है जो इसको इधर लेके जाएगा, तो इधर तो जा नहीं सकता ये, तो ये इधर ही आ सकता है, और इधर ये तभी आ सकता है जब ये नीचे जाएंगे। इसका मतलब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये गिवन है। ये दिखने में मतलब बच्चों को लगता है कि सर ये बहुत भारी ब्लॉक है, इतना भारी ब्लॉक है कि ये चलेगा क्यों सर, ये छोटा सा ब्लॉक क्या इसको चला देगा सर। इसका आंसर पिछला रहा है इस क्वेश्चन में। ये हो सकता है कि ये बिल्कुल ही प्लास्टिक का बॉक्स हो, और ये हो सकता है कि बिल्कुल हैवी लोहे का बना हुआ हो ये, ठीक है, तो ये इसको चला देगा, राइट। अब इसके अंदर इसका एक्सेलरेशन a1 मान लो आप एक बार नीचे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन a2 मान लो इस तरफ। अगर इसका एक्सेलरेशन a2 इस तरफ है तो इसका भी ऑटोमेटिक a2 इस तरफ हो जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा ये वाला, ठीक है ना। इसमें मैं शूडो फोर्स वगैरह का यूज नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है किसी ने पढ़ रखा हो, नया पढ़ रखा हो, वो उसमें मतलब, क्योंकि विदाउट शूडो फोर्स और शूडो फोर्स लगाने में कोई खास फर्क नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा टफ, सेम है। तो इसके अंदर देखो आप एक बात बताऊँ, इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, इसका भी इस तरफ उतना ही होगा। ये इसे चिपके चिपके चलेगा, बताइए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये इसका देखो चिपका, पहले भी मैंने कहा इसे टच है, तो इसे टच होते होते ही चलेगा। इस ये मतलब इसके अंदर जो भी एक्सेलरेशन है इसी की वजह से है। ये इधर जितना जा रहा है, इधर जितना एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी उतने एक्सेलरेशन से इधर एक्सेलरेट करेगा, और इसका एक एक्सेलरेशन a1 नीचे की तरफ भी होगा। एक्चुअल में इस वाले ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन है, छोटे वाले ब्लॉक के पास, एक तो a1 का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, और एक a2 का एक्सेलरेशन है राइट में, और इसके पास एक ही एक्सेलरेशन है a2 का, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में रफनेस है μ1, और यहाँ पे दोनों के बीच में रफनेस है μ2, ठीक है। इसका मास स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल m, राइट। इसमें यह बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल, हालांकि आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सिर्फ ये पूछा गया, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें पूछी जा सकती थी, जैसे कि इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका a1 a2 दोनों बताऊं। इसका एक्सेलरेशन तो इसने पूछ लिया। ये पूछ सकता था कि ये इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों एक दूसरे पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं इसमें गिवन क्या क्या है, मतलब हमारा आंसर किसकी टर्म्स में निकल सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन बड़े, भले ही इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो, बट मैं कहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है फ्रिक्शन का, टेंशन का, ठीक है। कईयों ने इसको शूडो फोर्स का यूज़ करके भी करते हैं, तो शूडो फोर्स का भी कह सकते हैं। और एक ऐसा केस जिसके अंदर ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा है, दोनों लगा रहे हैं, और ये वाला भी इसके ऊपर लगा रहा है फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों। एक ऐसा केस है ये जिसमें दो ब्लॉक्स, दोनों फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन दोनों लगा रहे हैं, और दोनों के पास ही अपना अपना एक एक्सेलरेशन है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है ना। टेंशन भी लग रही है, टेंशन का भी यूज हो रहा है इसके अंदर। तो कई सारे मतलब इसके अंदर मेन जो मुद्दा है ना, आपको कैलकुलेशन नहीं समझनी, मैं जब इसमें कैलकुलेशन करूंगा तो आपको सिर्फ ये समझना है इस क्वेश्चन के अंदर कि किसके ऊपर कितने फोर्सेस लगे, क्यों लगे, बस। मतलब आपको दिमाग सिर्फ कहाँ लगाना है जब मैं समझाऊंगा कि इस वाले ब्लॉक के ऊपर टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, बस। अगर इतना समझ लिया तो समझ लो ये समझ में आ गया आपको। ऐसे ये वाला ब्लॉक भी, इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से लग रहे हैं, वो क्यों लग रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या है,
इतना समझ में आ गया। और इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी एफबीडी इफेक्ट से, इसकी एफबीडी इफेक्ट से इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बनेगी, वर्टिकल में कैसे बनेगी, इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इक्वेशन क्या बनेगी, सिर्फ ये वाली बात समझ में आने की देरी है। ये बात समझ आ गई तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि टफ से टफ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आपको ये बातें समझ में आ जाती हैं। तो कौन सी बात कि मैंने आपको ना बिल्कुल डायनामिक स्टार्ट करने से पहले ये बात बताई थी कि ये फोर्सेज का खेल है। ये आपको ये बस पता लग जाएगी कौन मतलब कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, किस बॉडी के ऊपर क्यों लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या है। बस मैं कहता हूं डायनामिक्स में कुछ भी नहीं बचा। ये वाला क्वेश्चन एचसीवी के इस चैप्टर के अंदर टफ से टफ क्वेश्चन है ये वाला। तो इसके अंदर भी देखो ये भी इजी हो जाएगा, अभी सिर्फ में फोर्सेज के ऊपर दिमाग लगाना है। ठीक है, अब सुनो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये बात समझ आ गई कि ये वाला जो ब्लॉक है इसके पास दो एक्सेलरेशन है, A1 नीचे की तरफ, A2 इस तरफ, और इसके पास A2 इस तरफ है। मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है बड़े वाले ब्लॉक का और छोटे वाले ब्लॉक का जो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, दोज आर इक्वल। इसका एक्सेलरेशन A2 हॉरिजॉन्टल में तो इसका भी A2 हॉरिजॉन्टल में। ये वाली बात ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन A2 होगा। क्या ये वाली बात आपको मानते हो कि नहीं मानते आप? ये बात मानते हो? मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ एक एक करके बात। आपको जहां प्रॉब्लम लगे वहीं पे मेरे को बोल देना आप। ठीक है, दूसरी बात, इसका एक्सेलरेशन A1 मैंने अलग मान लिया नीचे की तरफ। ये वाली बात मानते हो आप? पक्का? चलो स्ट्रिंग में टेंशन T मान लो आप। स्ट्रिंग में कितनी टेंशन मान लिया आपने? T। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T। यस, इज देयर एनी डाउट? यहां तक क्लियर आपको? चलो सुनो बाप, एक बात बताओ आप मुझे, पहले स्मॉल एम पे वर्क करते हैं हम लोग। ठीक है, स्मॉल एम पे, स्मॉल एम पे अगर इसका स्मॉल एम की एफबीडी और इफेक्ट दोनों बनाई जाए, यहां पे एफबीडी और यहां पे इफेक्ट बनाते हैं हम लोग। एफबीडी में बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? टी लग रहा ऊपर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबको दिख रहा है। टी लग रहा ऊपर, नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और बताओ, ये पता क्या होगा, इसके पास अगर इफेक्ट बनाओगे, अभी एफबीडी में और भी फोर्सेस दिखाएंगे, A1 A2 के एक्सेलरेशन दिखा दो, A1 इस तरफ और A2 इस तरफ। तो सोचने वाली बात यहां पर ये है कि ये A2 क्यों आया इसके अंदर, ये एक्सेलरेशन क्यों आया होगा इसके अंदर, ये एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से आया होगा, कोई बता सकता है? ये जो A2 है इन दोनों के अलावा यहाँ पे ये जो A2 एक्सेलरेशन है इसके ऊपर वो इसके अंदर किस फोर्स की वजह से आया होगा? क्या घंटों शूडो फोर्स यहाँ लगा ही नहीं रहे हम लोग, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। शूडो फोर्स कहां से आ गया मेरे को तो ये बता दो। मैंने ये कहा होता कि इसके ऊपर बैठ के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कोई एक्सेलरेटिंग चीज के ऊपर बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो ऐसे केस में शूडो फोर्स लगता है। तो यहाँ पे शूडो फोर्स का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। विदाउट शूडो फोर्स हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब मुझे ये बता दो ये एक्सेलरेशन A2 कहां से आया, मेरा क्वेश्चन आपसे ये वाला। कोई भी स्टूडेंट? बिल्कुल सही बात कर, नॉर्मल रिएक्शन। इसने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाया होगा, जिस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आया, और तो कोई फोर्स ही नहीं है यहाँ पे। ये पीछे से धक्का मार रहा है, ये बड़े वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक को पीछे से धक्का मार रहा है ऐसे, और उस धक्के की वजह से ये इस तरफ A2 के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तभी इसके पास एक्सेलरेशन आया और इस तरह एक्सेलरेशन आएगा, ये बात पक्का है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है ये ब्लॉक तो इधर जा रहा है, ये ब्लॉक वहीं की वहीं है, तो साथ जाएगा इधर, ये तो सेम एक्सेलरेशन जाएगा इस तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? अब सुनो, यानी नॉर्मल रिएक्शन इधर है, इधर कोई और फोर्स नहीं लग रहा, इस वाले छोटे वाले ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा, नॉर्मल रिएक्शन। मैं इस क्वेश्चन के आंसर पे फोकस नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, रीजन क्या उसके पीछे। दिमाग यहां पे लगाना है बस आपको। कैलकुलेशन नहीं आएगी पेपर में, कभी नहीं आएगी जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन दी हुई है। अगर आ भी गई तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा वो क्वेश्चन। ये हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो कई सारे क्वेश्चंस का टाइम खा जाएगा फिर अगर नहीं छोड़ा तो उसको। अब सुनो, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसके ऊपर इस तरफ, ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आया। अब एक बात बताओ आप, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है? मतलब ये वाला इस पे लगा रहा है,
इस पे इधर, तो ये वाला इस पे इधर लगा रहा होगा पक्का। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगा रही है बट दूसरे वाली पहले पे लगा ही नहीं रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। मानते कि नहीं मानते इस बात को? चलो अब इनके बीच में म्यू है, इनके बीच में एन भी है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन भी होगा यार। म्यू इंटू एन तो हो गया। ये नीचे की तरफ इसके सरफेस के साथ स्लिपिंग करेगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये दोनों सरफेस टच में है और ये इसके साथ स्लिपिंग कर रहा है नीचे, तो ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा होगा। किधर लगा रहा होगा? ऊपर लगा रहा होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्लिपिंग नीचे की तरफ हो रही है, स्लिपिंग नीचे की तरफ हो रही है, तो फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए ऊपर लगेगा। और ये सिर्फ टच नहीं है, ये सिर्फ टच होता, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता तो यहां पे फ्रिक्शन नहीं लगता। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है यहां पे, इस वजह से ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, सीधी सी बात है। तो फ्रिक्शन लगेगा जी ऐसे, इस फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी लगेगा। वो कितना लगेगा बताइए आप? मैक्सिमम म्यू इंटू म्यू वन इंटू एन, म्यू वन इंटू एन, ये लगेगा फ्रिक्शन। तो एक बात बताओ, अगर ये वाला इसके ऊपर लगा रहा है तो ये वाला भी तो इसके ऊपर लगा रहा होगा नीचे यार। फ्रिक्शन भी न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ऐसा थोड़ा ना एक ने एक पे लगा दिया दूसरा दूसरे पे। इसने इस पे लगाया तो ये वाला इसके ऊपर भी लगाएगा नीचे की तरफ, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगा तो इस पे फ्रिक्शन नीचे लगा, यस, कोई डाउट किसी के मन में? हाँ जी सोच लो यार। नॉर्मल रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, फ्रिक्शन भी न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। ये वाली बात क्लियर होती है इस क्वेश्चन से कि फ्रिक्शन कैसे न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहां पे दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे हैं फ्रिक्शन। और बाय द वे इसकी भी पहले क्या होता था, ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक होता था, तो कभी ग्राउंड की एबिडी नहीं बनती थी, तो ब्लॉक द्वारा ग्राउंड पे जो लगा वो हम कंसीडर ही नहीं करते थे, क्योंकि ग्राउंड की कभी एबिडी नहीं बनी थी। जब ग्राउंड सिर्फ ब्लॉक पे लगाता था वो कंसीडर करते थे। यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे लगा रहे हैं और वो दोनों की एबिडी बन रही है, तो दोनों ही फ्रिक्शन हम लोगों को काउंट करने पड़ रहे हैं। ये वाली बात इस क्वेश्चन से क्लियर होती है, और ये वाली बात सिर्फ इसी क्वेश्चन से ही क्लियर होती है, बाकी तो बहुत रेयर क्वेश्चन हैं ऐसे। आ रही है बात समझ में आपको? और नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे ही, पहले ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ रहता था, तो हम एक दूसरे के ऊपर ग्राउंड पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन देखते ही नहीं थे, सिर्फ ब्लॉक पे लगने वाला देखते थे। वहां पे ये नहीं पता लग पा रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे तो ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो ये वाला भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस तरफ, ठीक है। वो फोर्स अगर भूल गए, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो इस पे लगेगा इस तरफ, वो अगर आप भूल गए तो फिर इक्वेशन गलत हो जाएगा ऐसे केस में। तो ये बड़ी बात बड़ा अच्छे से क्लियर होती है कि नॉर्मल रिएक्शन भी न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब सुनो अगली बात, इसके ऊपर और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देखो फ्रिक्शन लग गया, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन है, mg है, और कोई फोर्स तो बता दो। हाँ जी, ये छोटे वाले ब्लॉक पे कोई और फोर्स लग रहा है क्या? कोई और फोर्स? कोई और फोर्स छोटे वाले ब्लॉक पे जो लग रहा हो? यही लग रहे हैं बस, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसके ऊपर लग रहे हैं ये 1 2 3 4, इन 4 के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा इस पे। कोई लग रहा हो तो बता दो बीवी, नहीं लग रहे ना? अब सुनो, हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन, पहले वर्टिकल में बना लो इक्वेशन। वर्टिकल में बनाओगे a1 का एक्सेलरेशन नीचे है, तो mg माइनस टी माइनस में μ1 n, n1 मान लेते हैं इस नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो इसको n1 मान लेते हैं हम लोग। ये n1 है, इज इक्वल्स टू स्मॉल m a1। ये पहली इक्वेशन बनेगी, यहाँ से t निकल जाएगा, सॉरी t निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से? यहाँ से तो t निकलेगा बिल्कुल, कोई बात नहीं, ये पहली इक्वेशन बना के रख लो यार, जरूरत पड़ेगी वहाँ यूज कर लेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी आपको? अब ऐसा करो, इसी की हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बनाते हैं, चलो ठीक है। बताओ क्या इक्वेशन बनाओगे हॉरिजॉन्टल में? इस n1 की वजह से a2 का एक्सेलरेशन है, तो n1 इक्वल्स टू स्मॉल m, इसी का मास इंटू a2। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन होगी। इस वाले ब्लॉक से मैंने 2 इक्वेशन बना ली, कोई शक किसी को? अब इस वाले ब्लॉक की वीडियो इफेक्ट बनाते हैं हम लोग, कैपिटल M, ये म्यूट हुए यहाँ पे,
FBD इफेक्ट। करते हैं इसको सोल्व। अगर FBD बनाए तो बताइए क्या होगा इस केस के अंदर, कौन कौन से फोर्स लगने इस पे? देखो एक तो यही वाला ब्लॉक लगा रहा है फ्रिक्शन नीचे, और बताओ एक ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा रहा है, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा रहा होगा N1 का, और बताओ एक ग्राउंड लगा रहा होगा इसके ऊपर N2, और बताओ चलो एक ग्राउंड इसके ऊपर फ्रिक्शन, ये इधर मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा भाई, और बताओ ये फ्रिक्शन FR की बजाय मतलब जो है ना फ्रिक्शन हमने वहां पे FR दिखा दिया ना, इसमें FR2 दिखा दो आप, ये FR1 दिखा दिया आपने, ठीक है। और बताओ टेंशन लग रहा होगा, एक इसके ऊपर mg भी लग रहा होगा, कैपिटल mg। एक टेंशन देखो ये पुली इससे जुड़ी हुई है इस ब्लॉक से, तो ये पुली इस ब्लॉक का एक पार्ट है, तो जो जो टेंशन इस पुली पे लगेगी वही इस ब्लॉक पे लगती हुई मानी जाएगी। ध्यान रखिए आप, अगर कोई पुली किसी ब्लॉक से जुड़ी हुई हो तो उस पुली पे जो जो टेंशन लगेगी वही उस ब्लॉक पे लगती हुई मानी जाएगी, क्योंकि पुली इज द पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक। यहाँ पे इस पे टेंशन टी इधर लग रही है, टेंशन टी इधर लग रही है, तो टी इधर एक लगा दो, एक इधर लगा दो, टी इधर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, एक टी ये भी लग रहा है इस पे इस तरफ, एक टी और दिखा दिया भाई, और बताओ सोच लो कोई और फोर्स लग रहा हो भाई इस पे, यही लग रहे हैं, एक भी रह गया तो क्वेश्चन खत्म। अरे ये बात समझ में आपको, एक भी नहीं रहना चाहिए। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इसका, A2 इस तरफ, बस A2 इस तरफ। अगर हम इसकी वर्टिकल में FBD बनाएं तो क्या बनेगी बताओ, वर्टिकल में तो कहीं जा ही नहीं रही है, N2 किसके बराबर होना चाहिए, FR प्लस mg प्लस T, FR प्लस mg प्लस T। ये तो वर्टिकल में हो गया, हॉरिजॉन्टल में बनाए तो इधर लग रहा है 2T माइनस FR2 माइनस N1, ये FR1 था, टू टी माइनस FR2 माइनस N1 इक्वल्स टू कैपिटल M A2। एक थर्ड इक्वेशन ये बन गई, फोर्थ इक्वेशन ये बन गई। समझ में आ गई होगी बात आपको। यहाँ पे अननोन कितने हैं, समझने वाली बात ये है। देखो अननोन कितने यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ इसका मास्टर कैपिटल में, अननोन की बात करें कैपिटल टी है, A1 A2 है, सारे अननोन है। नहीं गिवन तो बहुत सारी चीजें ना इसमें, सुनो आप सुनो, N1 तो N1 कोई अननोन नहीं है, तो गिवन क्या क्या है, गिवन पहले तो देख लो क्या क्या है। स्मॉल m गिवन है, कैपिटल M गिवन है, और μ1 μ2 गिवन है। इनकी टर्म्स में आंसर दे सकते हो, और बस इन्हीं चार की टर्म्स में आंसर देना बस। एक बात बताओ, A2 लिख लिया आपने, A2 से N1 आ जाएगा, देख लो आप आ जाएगा ना, तो N1 इज नॉट अननोन। यहाँ पे N1 एक अननोन की तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि A2 की जैसी वैल्यू पुट करोगे ये आ जाएगा N1। खैर ये हमने की इक्वेशन बना रखी है, चलो क्या कह रहे हो, N1 तो यही पुट करोगे आप, मतलब N1 की वैल्यू तो यही रहेगी। इस इक्वेशन को भी खत्म करो, और ये नोन भी नहीं है, देखा जाए तो N1 की वैल्यू आ गई है तो एक प्रकार से, ठीक है। और एक प्रकार से यहाँ पे यहाँ से N2 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि T आ जाएगा अगर, चलो कोई बात नहीं, N1 N2 को भी लिख लो आप एक बार, ठीक है ना, N1 N2 को लिख लो आप,
N1 N2 भी N1 एक बार मान लेते हैं, ठीक है, बट N1 तो यहाँ से आ जाएगा एक इक्वेशन, N1 और N2 भी N1 एक, 5 N1 हो गया, तो इक्वेशन 4 है यहाँ पे। एक इक्वेशन और चाहिए होगी A1 A2 में रिलेशन, A1 कंस्टेंट रिलेशन से आ जाएगा वो, ठीक है ना। ये 5 अननोन है, इक्वेशन 4 है, 5 अननोन है, क्या μ1 μ2 आर नॉट द अननोन, μ1 μ2 गिवन है, फ्रिक्शन FR1 FR2, फ्रिक्शन की वैल्यू जो है μN1 आ जाएगी, तो μ1 गिवन N1 गिवन है तो फ्रिक्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक। N1 N2 लिख लिए ना आपने, वो तो अगर फ्रिक्शन की अगर आपको अननोन मानते हो तो एक इक्वेशन बना लो फिर, FR1 इज इक्वल्स टू μ1 इंटू N1, एक इक्वेशन और बन जाएगी ऐसे तो फिर, ठीक है। अब एक काम करो, इसके अंदर मेन तो काम ही था कि अब इफेक्ट बनाने वाला, एक A1 A2 में रिलेशन निकाल देता हूँ मैं भी, ना इसको सोल्व भी करके दिखाऊंगा आपको। A1 A2 में रिलेशन निकालना है, कैसे निकालोगे सुनो आप, इस पे वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा बताइए, इस A1 की वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 मान लो नीचे की तरफ किसी टाइम में, और इसकी x2 इस तरफ मान लो, तो एक बात बताओ, इसके ऊपर जो वर्क होगा टेंशन की वजह से वो होगा -tx1, और इस इधर जो x2 की डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी भी, उसकी वजह से कोई वर्क होगा नहीं क्योंकि टेंशन ऊपर लग रही है। इस वाले ब्लॉक की बात करें तो इस वाले ब्लॉक के पे क्या लग रहा है बताइए, टेंशन कितनी लग रही है इस वाले ब्लॉक पे, 2t की, एक तो t इधर लग रहा है और एक t इधर लग रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में, तो प्लस का 2tx2 इज इक्वल टू 0, t से डिवाइड कर दो, -x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट कर दो, v1 -v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0, तो v1 इक्वल टू 2v2, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, a1 इक्वल टू 2a2, ये 5 अननोन हो गए, 5 इक्वेशनों की सोल्व हो जाएगा, 5 अननोन 5 इक्वेशन की क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजिली। समझना इसके अंदर इतना ही था, बाकी सब कैलकुलेशन है। चलो अब आपको जो नाम मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इतना कर लिया तो कैलकुलेशन भी कर ही लेते हैं ताकि थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सारा कुछ सही है ये, ठीक है, कर लेते हैं इसको। सबसे पहले बात तो देखो A1 इक्वल टू 2A2 है, तो A1 जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे 2A2 पुट कर दो, A1 जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे 2A2 पुट कर दो आप, ठीक है, ताकि एक चीज़ एलिमिनेट हो। A1 तो एक ही जगह था बस, बाकी तो हर जगह A2 है। ये रिलेशन याद रखना, A1 इक्वल टू 2A2, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, A1 इक्वल टू 2A2, जरूरत पड़ेगी तो A1 भी आ जाएगा। निकालना क्या था, A2 ही निकालना था वैसे तो अपने को, निकालना क्या था, A2 निकालना है इस क्वेश्चन में, A1 भी निकाल सकते हो, A2 अगर आ गया तो उसका डबल कर देना, A1 हो जाएगा फिर, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में वैसे A2 निकालना है, तो इसका तो रोल हो गया जी खत्म अब, ठीक है, इसका रोल फिनिश हो गया। अब देखो इसके अंदर A1 A2 में रिलेशन आ गया, तो अननोन रह गए 4 और 4 इक्वेशन, अब अननोन 4 रह गए ना, क्योंकि एक पता लग गया दूसरा पता लग जाएगा, तो 4 अननोन 4 इक्वेशन है, इनको कम से कम करना है अपने को। अब एक काम करो, इसके अंदर पुट करो आप N1 की वैल्यू, यहाँ पुट करो N1 की वैल्यू, कितना हो जाएगा ये, mg माइनस टी माइनस μ1 ma2 इज इक्वल्स टू 2 ma2। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो किसकी, टेंशन की वैल्यू निकालो, यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2 ma2 प्लस μ1 ma2 माइनस, नहीं साइन का चक्कर कर लिया, टी को इधर ले जाओ ना आप, mg माइनस μ1 ma2 माइनस 2 ma2, ये टी की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अभी जो टी की वैल्यू है यहाँ पे किस में पुट करोगे आप इसको, N2 वाले में, मतलब N2 वाला कहाँ पे है, ये वाला, इसमें टी पुट कर दोगे, FR1 क्या पुट करोगे आप, μ1 ma हो जाएगा FR1 तो बिल्कुल। अब ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये फर्स्ट ही है, फर्स्ट का नया पार्ट है ये जो फर्स्ट का नया पार्ट है वो पुट करोगे आप इसमें। अब मेरे ख्याल से इस डायग्राम का तो कोई रोल ही नहीं रहा, अब इन इक्वेशंस का रोल रह गया बस, फिर भी कोई कंफ्यूजन आए डायग्राम रखते हैं हम लोग। ये टेंशन पुट कर दो आप इसके अंदर, 1 × 2, 1 को 2 में पुट कर दिया, N2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ,
क्या आपको आएगी फ्रिक्शन की वैल्यू? U1 Ma2 बिल्कुल mg प्लस टी, टी की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, स्मॉल mg माइनस μ1 Ma2 माइनस 2 Ma2। क्या कह रहे हो? कट रहे हैं क्या? ये लो भाई, N2 की वैल्यू कितनी आ रही है? स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी माइनस 2 Ma2। अब एक बात बताऊं, इस इक्वेशन में कितने नॉन रहे हैं अभी? दो, एक N2 और एक A2। और इसमें कितने नॉन हैं? इसमें नॉन कितने हैं बताओ? दो हैं, एक A2 है और एक क्या बताओ इसमें? N1। कैसे करें अब इसको? N1 की वैल्यू है अपने पास, यहाँ मैं सीधा ही कर देता हूँ Ma2। FR2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे? FR2 की सर μ2 N2 और N2 की वैल्यू पुट बिल्कुल μ2 N2 हो जाएगी, फ्रिक्शन हो जाएगा μ2 N2 और N2 की वैल्यू ये रही, करो 2t माइनस μ2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी माइनस 2 Ma2 ना, ये तो N2 की वैल्यू है पूरे की, तो ये वाला माइनस था यहाँ पे, तो ये प्लस बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस Ma2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Ma2। हाँ जी, ठीक लग रहा है गलत लग रहा है बता दो मेरे को तो, लेकिन आप पूरे का μ2 है ना ये, सुनो ये आएगा, सुनो 2t माइनस FR2 के लिए μ2 इंटू N2, N2 एज इट इज मैंने उठा के यहाँ रखा ना, फिर माइनस Ma2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Ma2। ये क्या आ गया आपके पास अभी? टी की और वैल्यू पुट कर देंगे जो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से है। बिल्कुल, ये T और A2 में रिलेशन आ गया, और T और A2 में रिलेशन एक और अपने पास, कहाँ? ये वाला, ठीक है ना। अब ये वाला T इसमें पुट कर दो, अब फिर A2 निकल के आ जाएगा वहां से, अब इसकी जरूरत नहीं डायग्राम की। ये जो क्वेश्चन है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो इसका साफ साफ सोल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरे हाथ से लिखा हुआ, बिल्कुल साफ साफ सोल्यूशन इसका अच्छे से समझाया हुआ, वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। सॉल्व करते हैं इसको। इसके अंदर कैसे करें बताओ? इसको क्या करना था अपने को? वहां ये पुट करनी थी, कर दो पुट भाई। mg माइनस μ1 Ma2 माइनस 2 Ma2 इंटू 2 माइनस μ2 mg माइनस μ2 कैपिटल mg प्लस 2 μ2 Ma2, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या करूं बताओ? माइनस Ma2 इक्वल टू कैपिटल Ma2 ना, ये आ गया आपके पास, यहां से A2 निकल के आएगा। करें सॉल्व, देखो 2mg माइनस 2 μ1 Ma2 माइनस 4 Ma2 माइनस μ2 mg माइनस μ2 कैपिटल mg प्लस 2 μ2 Ma2 माइनस Ma2
इज इक्वल्स टू कैपिटल M/2। हाँ जी, कने सो लागे कोई कैंसिल वैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बता दो। जी की टर्म अलग अलग करनी पड़ेगी सर, क्या करनी पड़ेगी? ए और जी वाली टर्म अलग अलग। 8 2 को अलग कर लो, जी को नहीं। कोई कैंसिल हो रहा है पहले तो ये देख लो आप। सर ए वाली टर्म्स को राइट में कर दो शिफ्ट और जी वाली को लेफ्ट में रहने दो खाली। वो तो अभी कर देंगे, वो तो ठीक है, बट कैंसिल हो रहा है क्या कुछ आपस में? नहीं हो रहा कुछ भी। चलो ऐड कौन कौन सा हो रहा है? सर म्यू टू स्मॉल mg और म्यू टू स्मॉल mg। ये रहा म्यू टू स्मॉल mg। दूसरा क्या है? अभी तो सेपरेट सेपरेट किए थे यहाँ तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M जो नहीं इकट्ठे किए थे। थर्ड और लास्ट सर माइनस M/2 वाला। हाँ ये हो रहा है भाई, एक तो हुआ, थोड़ा सा छोटा तो हो गया ये। इसको तो 5 कर लेते हैं और उसको 2.5 देते हैं। ओह चैन आ गया भाई, एक तो कम हुआ। अब A2 को एक तरफ कर लो, किस तरफ करें A2 को? राइट में करें, और G वाले को इधर ले लो आप फिर। 2mg माइनस में म्यू टू mg, फिर बताओ माइनस म्यू टू कैपिटल mg इज इक्वल्स टू कैपिटल Ma2, इसको इधर ले लो आप, माइनस 2 म्यू टू Ma2, इसको इधर ले लो, प्लस 5 Ma2, फिर इसको इधर ले लो, प्लस 2 म्यू 1 Ma2। हो गया तो इस तरफ क्या कॉमन लें? जी कॉमन ले लिया जी। 2m माइनस म्यू टू m माइनस म्यू टू, यहाँ से A2 बाहर लो, कैपिटल M माइनस 2 म्यू टू m प्लस 5m प्लस 2 म्यू 1m। A2 को बाहर ले लिया जी। अब बताओ A2 के साथ का जो कोएफिशिएंट है उसे नीचे उधर ये भी कर लेते हैं भाई। A2 की वैल्यू आएगी 2m माइनस म्यू टू m माइनस म्यू टू कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस 2 म्यू टू स्मॉल m प्लस 5m प्लस 2 म्यू 1m। सर स्मॉल m कॉमन ले लो सर लास्ट की 3 टर्म्स में से, वैसी बन जाएगी इक्वेशन। बिल्कुल मैच कर जाएगा क्या? यस सर। लो भाई ये भी कर लो। इसमें से क्या माइनस साइन कॉमन लो क्या? माइनस प्लस m सर m लो भाई माइनस 2 म्यू 2 प्लस 5 प्लस 2 म्यू 1 मैच कर गया चिटीज। सर म्यू उसमें से बस 2 और कॉमन ले लिया म्यू 1 म्यू 2 में से। यहाँ से 2 कॉमन लूँ मैं मर्जी है सर, तो इसमें से 5/2 आ जाएगा। 5 प्लस 2 हो जाएगा और म्यू 1 म्यू 2 ब्रैकेट में आ जाएगा। 5 तो अलग रह जाएगा यार। नहीं इसको 2 बाहर निकाल लोगे इसमें से। बाहर पूरा मत बाहर निकालो सर, ब्रैकेट में ही ब्रैकेट के अंदर ही। अरे यार छोड़ो ना भाई, तो मिलावा ना। जब मैंने इसको पहली बार एज स्टूडेंट किया ना उस टाइम सॉल्यूशन वोल्यूशन कहीं कुछ होते नहीं थे, तो पता है क्या होता था, ये पूरा सही जाता था, लास्ट में जो है ना कोई ना कोई म्यू 2 किसी का म्यू 1 कहीं माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये गलती आती थी, बाकी आंसर मैच कर जाता था। उसके चक्कर में फिर पिछला पूरा चेक करो, ये कोई एक आधी टर्म नहीं होती थी उसमें से, फिर पिछला पूरा चेक करो, पता लगता है स्मॉल m कैपिटल M कर रखा है गलती से, ठीक है। या फिर क्या होता था कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है, 10 बार तो ऐसा हुआ, फिर लास्ट में पता लगा एक 4c भूल गया था,
ठीक है ना, एक फोर्स भूल गया उसके अंदर, एक फोर्स का पता ही नहीं था, फ्रिक्शन भी वो इस तरीके से लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी इक्विवेलेंट अपोजिट लगेगा, फ्रिक्शन भी इक्विवेलेंट अपोजिट लगेगा। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसके ऊपर। ऐसी गलतियां होती हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो बिल्कुल, एक भी फोर्स ना भूल लो, पहली बात तो। दूसरी बात, ये इक्वेशन बनाते वक्त कुछ ना रह जाए। फिर तीसरी बात, कैलकुलेशन की आती है, वो भी एकदम ओके हो, तब जाके आंसर मैच कर पाता। आंसर मैच नहीं करता इनके ना तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।